Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, मैं हैप्पी सिंगला पीवी न्यूज़ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ श्री प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा किसान नेता। प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा की अगर गल करिए तो अज कोई इक्की दुक्की होएगा जो प्रहलाद सिंह बारूखेड़े के नाँ तो जानू नहीं होएगा। ये वो इंसान है जिन्हें हमेशा ही जिस इंसान ने गरीब वर्ग की आवाज़ उठाई है। किसानी अंदोलन नूं शुरू होए तो हले कुछ टाइम होया, इस तो पहला भी हक्कां दे लई लड़े ने, किसानी दे लई लड़े ने, जमीनां दे लई लड़े ने। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਵਾने आ प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा जी ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਕਰਵਾने ਆ प्रहलाद सिंह जी बारूखेड़ा ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ प्रहलाद जी, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ इन्हां चीज़ों के नाल जुड़े हुए हो, अटैच हो, तुसी मतलब किवें शुरुआत की भी तुसी इस लाइन दे विच ही आना है, तुसी हक्कां दे लई लड़ना है? क्योंकि तुहानूं असीं अज तो नहीं जान रहे, काफ़ी समय तो देख रहे हैं भी जिस टाइम भी प्रोटेस्ट की गल हुई है, कोई हक्कां की गल हुई है तो प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा के नां दी तूती वजी आ। हम स्कूल में जब पढ़ते थे तो भगत सिंह को पढ़ने का शौक़ था और भगत सिंह को पहले ये समझा करते थे कि उन्होंने असेंबली में बम फोड़ा, उनके मतलब इस तरीके का एक विचार था जिसको एक अलग तरीके से भगत सिंह को देखा जाता था। फिर वो उनको पढ़ा, पूरा पढ़ने के बाद में ये चीज़ें समझ आई कि भगत सिंह जो है वो हिंसा के पक्ष में नहीं थे। भगत सिंह क्या चाहते थे, भगत सिंह के क्या विचार थे, उन्होंने हमें बहुत प्रभावित किया और भगत सिंह के विचारों से प्रभावित होकर हम इस आंदोलन, इस लाइन के अंदर आए। फिर हमने तरीके से गांव के ऊपर युवा विकास एक संगठन हमने बनाया। एक नौजवान थे तो थोड़ा था कि कुछ ना कुछ हमें समाज में करना चाहिए, कुछ इच्छाएं थी। फिर वो धीरे धीरे करके एक बार 2000 के अंदर नरमे की फसल के अंदर ओलावृष्टि हो गई थी, तो फिर कुछ साथियों ने कहा कि हमें ओलावृष्टि के लिए आवाज़ उठानी चाहिए और फिर हमने इकट्ठे होकर उसके लिए संघर्ष शुरू किया और फिर बाद में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद में ये लगातार संघर्ष चलता रहा। फिर सरकारों ने किसानों की ज़मीनों की नीलामियाँ निकाल दी थी। तब हमें एक सूचना मिली कि ऐसे कि ढूडियावाली गांव के अंदर एक गरीब औरत है जो 2 किले की मालिक है, उसके घर वाले ने, उसके पति ने एक लोन लिया था ट्यूबवेल का और उसके पति की जो मौत हो गई, आज वो दूसरों के घरों में काम करके अपने बच्चों को पाल रही है और उसकी ज़मीन की नीलामी आई है। वो उसकी ऐसी स्थिति देख के पीड़ा हुई और फिर हमने आसपास के लोगों को इकट्ठा करके ढूडियावाली के अंदर हमने उसकी नीलामी रोकने के लिए चले गए। वहाँ से फिर एक शुरुआत हुई, ज़मीन की नीलामी का आंदोलन चला जो पूरे ज़िला के अंदर हमने करीब 8-9 हज़ार किसानों की ज़मीन को नीलाम होने से बचाया था। वो एक बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पे हुआ। तो उसके बाद फिर किसानों के लगातार मंडी के सवाल और जहाँ भी हुआ वो लगातार लगे ही हैं इसमें। मतलब ये कह सकते हैं भी तुसी अपनी शुरुआती दौर तो ही इस अंदोलन दे लई लग गए हो भी आपां लड़ना ही अपने हक्कां दे लई आ। बिल्कुल भगत सिंह के विचारों से प्रभावित होकर कि एक वो 23 साल का नौजवान है जो फांसी का फंदा चूम लेता है हंसते हंसते हुए, तो मतलब इस तरीके का क्यों हुआ? तो उनको पढ़ा तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने जिस तरीके उनके विचार थे कि एक मानव द्वारा शोषण ना होना चाहिए, एक ऐसा समाज जो है वो बनाना चाहते थे। उनके विचार बहुत बड़े विचार थे। उनसे प्रभावित होकर हम लगातार इस मूवमेंट के अंदर आ गए और जहाँ भी है कहीं किसान
किसानों का हो, मजदूरों का हो, कर्मचारियों का हो, हर जगह हम जाते रहे। उन आंदोलनों के अंदर हकों की जो लड़ाई हुई है उस लड़ाई के अंदर हम शामिल होते रहे और लगातार फिर जीवन का एक ये ध्येय बन गया इस तरीके का कि इसके बाद में कहीं कुछ और दिखा ही नहीं। फिर मुझे एक गवर्नमेंट जॉब मिल गई थी, लेकिन भगत सिंह के विचार इतने ज़्यादा वो दिमाग में हावी हो गए तो फिर मैंने वो जॉब भी छोड़ी है। एक तो मुझे रोहतक मेडिकल कॉलेज के अंदर जॉब मिली थी, वो जॉब छोड़ दी, और एक मुझे फायर ब्रिगेड के अंदर जॉब मिली थी जहाँ सिरसा के अंदर मैंने ट्रेनिंग की। फिर यहीं मैंने जॉब की काफ़ी टाइम के लिए, लेकिन फिर जो किसानी संघर्ष को लेके कुछ और किसानों के मुद्दे आए तो फिर हम जॉब छोड़ के फिर हम दोबारा से इसमें लग गए। तो नौकरियां छोड़ दी क्योंकि ऐसे लोगों के बारे में पढ़ा, भगत सिंह है, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह, करतार सिंह सराबा, जो विदेशों के अंदर गए थे वहाँ, और फिर उन्होंने आज़ादी के लिए वहाँ के नौजवानों को इकट्ठा करके देश नू चलो का नारा दे के लोगों को संगठित करके गदर जो लहर चली थी, उन लोगों वो जो आज़ादी के टाइम के नौजवानों की दास्तान जो पढ़ी, उनकी जो जीवनियाँ पढ़ी, उनके संघर्ष को पढ़ा, उनकी कुर्बानियों को, उनकी शहादतों को पढ़ा, तो उन्होंने अंदर से झकझोर दिया कि ये लोग भी है जिन्होंने अपना सब कुछ जो है घर परिवार सब वार के और देश के बचाने के लिए, देश के लिए और मानवता के लिए, और एक मानव के द्वारा दूसरे मानव का शोषण हो उसके लिए इन्होंने जो कुर्बानियाँ दी, शहादतें दी है। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके मुकाबले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके विचारों को लोगों तक पहुँचाएँ और उनके विचारों पर चल के हमारे से जितना भी कोई थोड़ा बहुत भी अगर उनके बाल बराबर भी अगर थोड़ा बहुत हम काम कर पाएँ तो हमें वो करना चाहिए। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ये जो पक्का मोर्चा लगा, ये एक सरकार 3 कानून लेके आई। ये अध्यादेश लेके आई, उस टाइम अध्यादेश लेके आई तब हमें कुछ लोगों से पता चला, कुछ हमारे जो पहले से किसान संगठन जो पुराने हैं उन लोगों ने उसके ऊपर ऐतराज़ उठाया। तो एक दिल्ली के अंदर मीटिंग हुई देश भर के किसान संगठनों की, उसके अंदर चर्चा हुई कि इस तरीके से सरकार जो एक अध्यादेश लेके आ रही है, हमें उसका जो है वो विरोध करना चाहिए। तो शुरू से इन अध्यादेशों के विरोध में हम लगे थे और फिर ये धीरे धीरे करके एक आंदोलन बन गया पंजाब के अंदर ये इन अध्यादेशों के खिलाफ, और फिर ये सरकार ने ज़बरदस्ती उनको कानून का रूप दे दिया। तब जो है पंजाब के अंदर बहुत बड़ी सभी जो किसान जत्थेबंदियाँ इकट्ठी होकर एक मूवमेंट बन गई थी। उसको लेके हमने फिर हरियाणा के जितने संगठन हैं उनको इकट्ठा करने के लिए एक प्रयास किया, जिसमें हरियाणा के 17 किसान संगठन इकट्ठे हुए और हमने कई बार बैठकें की हरियाणा के सभी ज़िलों के अंदर कि ये जो कानून बन गए हमें इसका विरोध करना चाहिए। उसको लेके फिर हमने पीपली में यहाँ सिरसा के चिला साहब गुरु घर के अंदर मीटिंग की थी और उस मीटिंग के अंदर ये फैसला लिया गया था कि हमें कुरुक्षेत्र पीपली के अंदर एक बड़ी रैली का आयोजन करना चाहिए इन 3 कानूनों के खिलाफ। उस पीपली रैली का जब आयोजन किया तब सरकार ने उस पीपली रैली को ना होने देने के लिए प्रयास किए, हमारे ऊपर मुकदमे बनाए गए और जो पूरे हरियाणा से लोग जाने वाले थे उन लोगों को ज़िलों के अंदर ही रोका गया, रोडों के ऊपर उनको वहाँ पहुँचने नहीं दिया गया। लेकिन हम फिर भी किसी तरीके से पंजाब के रास्ते होते हुए वहाँ पहुँचे और उसके आसपास के हज़ारों लोग जो है किसान वहाँ पे पहुँचे थे पीपली रैली में। लेकिन वहाँ सरकार ने लाठीचार्ज किया, किसानों के ऊपर दमन किया, उससे लोगों में ज़्यादा और रोष आया और फिर हमने वहीं पे 20 तारीख को 6 सितंबर की वो 10 सितंबर की रैली थी, फिर 20 सितंबर को हमने हरियाणा बंद का जो है वहीं से पीपली रैली से आह्वान किया था और वो हरियाणा जो बंद किया था उसके अंदर बहुत बड़ा समर्थन हमें इसको मिला और पूरे हरियाणा के अंदर बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग निकल के आए। उसके बाद में फिर जो है नेशनल कॉल हुई, पूरे देश के संगठनों ने मिलकर भारत बंद का जो है आयोजन किया 20 सितंबर के बाद 25 सितंबर को। फिर उस भारत बंद का है उसका भी बहुत बड़ा समर्थन जो है मिला इन 3 कानूनों के खिलाफ आंदोलन को। उसके बाद में फिर जो पंजाब के अंदर पंजाब के किसानों ने प्रकाश सिंह बादल जो बीजेपी के सहयोगी हैं वो और उनकी पुत्र वधू है वो केंद्रीय मंत्री थी, उन्होंने इन कानूनों के पक्ष में साइन किए थे। तो पंजाब के लोगों ने प्रकाश सिंह बादल का जो है वो घर घेर लिया था और उनके ऊपर एक प्रेशर बना दिया था कि आप या तो किसानों के साथ खड़े हो जाइए या फिर कुर्सी के साथ खड़े हो जाइए। और लोगों के दबाव के चलते प्रकाश सिंह बादल को जो है बीजेपी का 20-22 साल पुराना नाता उनको तोड़ना पड़ा
और केंद्रीय मंत्री पद से उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा था। वो एक पंजाब के अंदर बड़ी जीत हुई, उससे हमें भी एक ऊर्जा मिली और फिर यहाँ हरियाणा के अंदर भी हमने इकट्ठे होकर एक फैसला किया कि पंजाब के अंदर प्रकाश सिंह बादल का साथ छुड़ा सकते हैं पंजाब के साथी, तो हमें भी हरियाणा के अंदर ये प्रयास करना चाहिए। और उस हरियाणा के अंदर हमने कॉल दी कि 6 अक्टूबर को दुष्यंत चौटाला और रणजीत सिंह जो है बिजली मंत्री है, और दुष्यंत चौटाला जो उचाना से विधायक बने, उनकी पार्टी के 10 विधायक बन के आए थे, जो बीजेपी को गालियां दे के और जो उन्होंने वोट हासिल किए थे चौधरी देवीलाल के नाम से, और किसानों के नाम पे उन्होंने उनको वोट मिले थे, और वो बाद में उसी बीजेपी के साथ हो गए जिस बीजेपी के खिलाफ लोगों ने वोट डाले थे। उसका इनका जब ये कानून आए तो वो गुस्सा था, वो जनता का फूटा, और यहाँ पे फिर हम इकट्ठे होकर हरियाणा के लोग सारों ने फैसला किया, संगठनों ने, कि हमें दुष्यंत चौटाला से इस्तीफा मांगना चाहिए और इस सरकार से बीजेपी का इसका साथ छोड़ने के लिए हमें उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। और फिर हम पूरे हरियाणा भर के लोग इनके घर के आगे आए, तो इन्होंने बात सुनने के बजाय हमारे ऊपर पानी की बौछारें डाली, हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। लेकिन हम यहाँ पे जो सारे साथी है मिल के, किसान जो है सिरसा फतेहाबाद पूरे हरियाणा भर के, यहीं उनके घर के आगे मोर्चा लगा के बैठ गए कि जब तक आप इस बीजेपी का साथ नहीं छोड़ोगे हम आपके दरवाजे के आगे बैठेंगे, आप या तो कुर्सी चुन लो या किसान को चुन लो। इस बात को लेके ये पक्का मोर्चा लगातार यहाँ पे लगा हुआ है। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ एक्स्ट्रा ਹੋਰ टिप्पणी ਹੁੰਦੀ है? तकलीफ़ होती है, लेकिन हम जो इस आंदोलन के अंदर आए हैं वो ऐसे कोई नहीं आए हैं। हम आंदोलन के अंदर आज से नहीं लगे, 20 साल हो गए हैं मुझे, और भगत सिंह को पढ़ के आए हैं। एक बार शिव वर्मा और भगत सिंह की बातचीत होती है तो भगत सिंह को फांसी की सज़ा हो जाती है, राजगुरु सुखदेव इन तीनों साथियों को, और शिव वर्मा को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। तो वो साथी रहते हैं साथ में, तो जब एक साथियों को, बराबर के साथियों को ये फांसी की सज़ा होती है तब तकलीफ़ होती है। वो जब जेल में उनसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, तो शिव वर्मा भगत सिंह के गले लग के रोने लग जाते हैं। तब भगत सिंह ने कहा था कि आपको अपने आप को मजबूत करने की ज़रूरत है, हमारे को तो फांसी लग के मुक्ति मिल जाएगी, असली जो चुनौतियां वो आपके सामने हैं, जो पूरी उम्र आपने जेल में काटनी है, और हो सकता है कि आपको सांत्वना देने वाला एक व्यक्ति भी ना मिले, उसके बावजूद भी आपने इन चुनौतियों का सामना करना है और डट के खड़े रहना है। यही तुम्हारी असली परीक्षा है। इतना कुछ करने के बाद भी लोग तुम्हें पूछेंगे नहीं और सांत्वना देने वाला भी तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। वो तुम्हारी असली चुनौतियां, वही तुम्हारी परीक्षा है। उसके बावजूद तुम डटे खड़े रहोगे, तभी असली जो है तुम इसके संघर्ष के योद्धा कहलाओगे। हम तो उन लोगों को पढ़ के इस आंदोलन के अंदर आए, हमें पता है आंदोलनों करना और इस तरीके करना, तो ये चीज़ें तो फेस करनी पड़ती है, क्योंकि जो लोग देश के लिए लड़ रहे हैं, आप देखोगे उस टाइम भी उन लोगों को ऊपर वो इस तरीके की टिप्पणियाँ की गई थी। सावित्रीबाई फुले है जो हमारी पहली जो है देश की महिला अध्यापिका है, उन्होंने जब कहा कि औरतों को, लड़कियों को भी शिक्षा देनी चाहिए, शिक्षा सबका अधिकार है, तब भी उनके ऊपर लोगों ने कीचड़ फेंका था। और वो जब घर से निकली तो उनके ऊपर कीचड़ फेंका गया, वो दोबारा कपड़े बदल के फिर दोबारा आई तो दोबारा फिर कीचड़ फेंका गया, फिर वो कीचड़ में लिपेटे लिपेटे बच्चों को पढ़ाने चली गई, और आज उनको पूरा देश मानता है। आज वो देश की पहली शिक्षा अध्यापिका के रूप में मानी जाती है, आज उनको सब लोग मानते हैं, और आज हर परिवार है वो ये चाहता है कि मेरी बेटी है वो पढ़ना चाहिए। तो ये चीज़ें जब आंदोलन करते हैं ये चीज़ें फेस होती है, और जो लोग राजनीतिक लोग हैं उन लोगों को इन चीज़ों से खतरा रहता है कि ये जो इस तरीके का जो एक माहौल बना है, आंदोलन जो कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ये टीस रहती है कि भी इस माहौल के अंदर और सारी चीज़ों के अंदर हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो पीढ़ियां हैं, वही लगातार जो है समाज का नेतृत्व करती रहे, वही समाज के ठेकेदार बनते रहे। जब लोग आके सड़कों पर आते हैं, आंदोलन करते हैं, तो वो इस तरीके का एक माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं कि ये दूसरे जो लोग हैं, आम जो लोग हैं, वो आंदोलनों में आके हैं, वो जो फेस बनते हैं, तो वो उनको तकलीफ़ देती है। इसलिए इस तरीके का माहौल एक जानबूझ के बनाया जाता है। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? इन लोगों को तो संदेश क्या दिया जा सकता है? उन लोगों का मतलब ही ये है कि हम अपना जो है वो राजनीतिक रोटियां सेकें और राजनीति में आके अपना घर भरने का काम उन लोगों ने किया है। जिन लोगों की कुर्बानियां हैं उन लोगों को दरकिनार किया जाता है। आज से नहीं, ये सदियों से होता आ रहा है। आज से नहीं, आप पीछे भी देखो कि राजाओं का जब टाइम था तब भी ये चीज़ें थी, जागीरदारों का टाइम था तब भी लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, तब भी ये था। लेकिन जो संघर्ष करने वाले लोग हैं उनको हमेशा दरकिनार किया जाता है। और जो राजनीतिक लोग हैं वो लोग जो पहले अंग्रेज़ों के टाइम के अंदर भी जब यहाँ पे इस देश के लोग लड़ रहे थे, नौजवान लड़ रहे थे, तब भी इस देश के वो लोग थे जो अंग्रेज़ों की मुखबरी करते थे, अंग्रेज़ों के जो है उनके लिए वो चापलूसी किया करते थे, उनके साथ खड़े होते थे। देश के अंदर जो है दूसरे जो अंग्रेज़ यहाँ पे आके लूटने का काम कर रहे थे तो उनका वो सहयोगी बन रहे थे। और एक तरफ था कि देश के वो लोग थे जो इस देश को बचाने के लिए लड़ रहे थे। तो आज भी वही स्थिति है। आज भी एक तरफ तो है कि देश को बचाने के लिए लोग लगे हुए हैं जो अपना घर बार छोड़ के ट्रैक्टर ट्रालियों के अंदर वहाँ पे बैठे हैं। और एक तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ मीडिया में आके अपने आप को जो है एक समाज का प्रतिनिधित्व पेश करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें सदियों से चली आ रही है। इस तरीके के लोग हैं वो रहते हैं, तभी ये लोग हैं, तभी तो देश के ऊपर खतरा है, तभी तो ये लड़ना पड़ रहा है। अगर ये लोगों की ये सोच ना होती तो आज शायद इतना बड़ा किसान आंदोलन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज इस तरीके के जो कानून यहाँ पे आए हैं वो कानून नहीं आते। आज ये जो लोग कह रहे हैं वो सारे के सारे, जब ये अध्यादेश बना एक आदमी ने आवाज़ नहीं उठाई, जब वो कानून बन गया तब किसी ने वहाँ पे संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर कोई बोला नहीं है। और जब ये आंदोलन बना था तब भी ये लोग चुप थे। लेकिन जब आप एक आम जन आंदोलन बन गया है तब ये अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकने के लिए, अपनी राजनीतिक ज़मीन यहाँ पे तलाशने के लिए, इस आंदोलन के अंदर, इस आंदोलन को हाईजैक करने के लिए आगे हैं। तो वो जनता ने इन सबको देख लिया है, जनता ने नकार भी दिया है। आज ये देखो इन लोगों के हालात ये बन गए हैं कि ये इतने बड़े पदों पे रह के, ये राज्य के जो है बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े ओहदों पे रहने के बावजूद आज ये किसी भी गांव में जाके कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं कि लोगों ने इन राजनीतिक लोगों को नकार दिया है। ना तो आज इनके कहने से कोई रैली हो सकती है, ना कोई आज इनका झंडा डंडा पकड़ता है। आज जो है किसानी संघर्ष जो है सबसे ऊपर है और किसानी संघर्ष के साथ पूरे देश की जनता आज खड़ी है। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? किसानों में राजनीति नहीं है। किसान लड़ रहा है देश को बचाने के लिए, लेकिन कुछ लोग हैं वो किसानों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि हम ये जो आज जन सैलाब आया है, इस जन सैलाब से हम जो है अपनी समुंदर जो बन गया है इसमें बाल्टी डुबो के कहीं हम अपना जो है वो कोई पानी इससे बाल्टी भर लेते हैं। लेकिन वो उनकी मूर्खता है। उनकी बाल्टी के लोगों ने छलनी लगा दी है। अब वो चाहे जितनी भी डाले लेकिन उनकी बाल्टी खाली निकलेगी। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੂਖੇੜਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੇ ਤੇ ਨਿੱਘੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਲੋੜ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ कि पंजे उंगलां इक्को जिक्कियां होण, लेकिन कुछ बोलण तो पहलां सोचना जरूर चाहिदा है। पक्के मोर्चे दे होर भी हीरे लैके जल्दी हाज़र होवांगे। ज़्यादा अपडेट लई जुड़े रहो PV न्यूज़। धन्यवाद।